ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार चर्चा चल रही है मध्य प्रदेश बजट को लेकर। आपको बता दें कि दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। हमारे साथ हैं सीता सरन सूर्यवंशी जी, जो कि कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। गुंजन चौकसे जी हैं हमारे साथ, जो कि बीजेपी का पक्ष रख रही हैं। साथ ही साथ एक और नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हिमांशु खरे जी, जो कि उपाध्यक्ष हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के। हिमांशु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि इस बजट पर मैं आपसे प्रतिक्रिया लूं, ने इसको लाया है यहाँ पे प्रारूप। मोदी जी ने बहुत विचार करके सोच समझ करके यह कहा कि हिंदुस्तान में 4 जातियां हैं। अब उसमें कोई दूसरी जाति नहीं, महिला है तो फिर महिला किसी भी समाज की किसी भी वर्ग की हो सकती है। महिलाओं के बारे में, उत्थान के बारे में विचार करना चाहिए, फोकस होना चाहिए। गरीब वो किसी भी वर्ग का हो, किसान किसी भी वर्ग का हो, युवा किसी भी वर्ग का हो, तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सोच, बहुत बड़ा विचार करके उन्होंने ये इस पर फोकस किया, ज्ञान पर। 16वें फाइनेंस कमीशन को बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए थे। जीएसडीपी के आधार पे कितना आप लोग करीब जा रहे हैं उनकी उम्मीदों के? बिल्कुल उम्मीदों के पूरा। मुझे लगता है कि $5 ट्रिलियन का जो उनका संकल्प है, उसमें मध्य प्रदेश की भी अहम भूमिका है और मध्य प्रदेश भी उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। रोजगार के साथ सनातन का भी पूरा ख्याल रखा गया है। पूरा सनातन का भी पूरा, ये सब काम कृष्ण पाथे, हाँ, कृष्ण पाथे, रामपथ, सब इसी में हो रहा है। कुंभ के लिए जो अलग से बजट है, सिंहस्थ के लिए? बिल्कुल, क्योंकि पूरे विश्व के लोग आएंगे, देश विदेश के सारे लोग आएंगे, देश के लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे। लाडली बहना के साथ में कितना सर अफेक्ट पड़ रहा है? इम्पैक्ट की बात तो ठीक है, कितना प्रभाव पड़ रहा है बाकी चीजों पर? मुझे नहीं लगता कोई प्रभाव पड़ रहा है। बराबर चल रही है, बराबर खाते में पैसे डाल रहे हैं, कोई भी योजना बंद नहीं हो रही है, सब योजना में बराबर जा रहा है। किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, सबका काम हो रहा है। आखिरी सवाल सर, रोजगार को लेके जो आपके प्रोमिसेस हैं उसमें 1 लाख जितने भी इन्वेस्टर्स समिट जो हुई है, छोटे बड़े जितने भी उद्योग आएंगे, कुटीर उद्योग या छोटे बड़े जितने उद्योग आएंगे, उसमें आखिर काम कौन करेगा? हमारे यही नौजवान करेंगे ना, तो रोजगार मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्रधानमंत्री का जो ज्ञान का मंत्र है, यानी कि गरीब, बेरोजगार, युवा और महिला, इस पर ज्यादा फोकस किया गया, खासतौर पे किसानों पे। ये कहना है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालवीय, 24x7 भोपाल। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया बजट और बात कर रहे थे INS 24/7 से, और उन्होंने कहा कि हमने किसान, युवा, महिला और गरीब पर विशेष फोकस किया है और यही लक्ष्य हमारा 2047 का है, जिस पर कि प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य दिया है उसी पर मध्य प्रदेश आगे बढ़ते हुए उन्होंने फोकस किया। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों की खुशहाली की तरफ आगे बढ़ाता हुआ ये बजट है और उन्होंने कहा कि ये उम्मीद करनी चाहिए कि हम लगभग प्रति व्यक्ति आय जो 22 लाख से अधिक करने के लक्ष्य पर आगे चल रहे हैं, वो हम इस बजट के साथ उस आंकड़े को छुएंगे या वो जो उम्मीद कर रहे हैं वो पूरी होगी। तो आपको बता दें कि बजट में लाडली बहना योजना, जो कि जिसको लेकर फिलहाल इसमें प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया गया, जो बजट था उसी को आगे पैरेलल रखते हुए एक ऐलान जरूर किया गया इसमें कि इसे लाडली बहना को पेंशन योजना से जोड़ देंगे, यानी बहनों को न सिर्फ अभी बल्कि आगे फ्यूचर में भी सेव करने की प्लानिंग है सरकार की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीएम का विजन और सीएम के संकल्प के साथ हम मध्य प्रदेश के बजट को आगे ले जाएंगे और जहां 3,85,000 करोड़ का बजट था पिछली बार, वो अब आगे बढ़ते हुए लगभग 4,21,000 से ज्यादा का बजट, लाख करोड़ का बजट जो है इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने पेश किया।
तो एमपी के बजट पर चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ गुंजन चौकसे जी और सीतासरण सूर्यवंशी जी लगातार जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ अब हमारे साथ एक और नए मेहमान ने ज्वाइन किया है, हिमांशु खरे जी हमारे साथ हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश। हिमांशु जी, बहुत स्वागत है आपका। और अब सवाल मैं आपके साथ शुरुआत कर रही हूं कि भाई, जब एमपी का बजट भाषण आपने सुना, जगदीश देवड़ा जी जब पढ़ रहे थे, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया की बात हो तो हिमांशु जी की क्या होगी, कैसा लगा? जी, ये जो बजट आज पेश किया गया है, ये संतुलित बजट है। और मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जहां तक उद्योग और व्यापार की बात है, तो बजट के पहले हमारा जो जीआईएस था, वो जीआईएस में हम लोग की होली दिवाली एक बार हो चुकी है। तो अब बजट में अगर हम लोग उम्मीद करें कि अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से सरकार कोई नए प्रावधान या नए बजट एलोकेशंस करे, तो उसके लिए उसकी उम्मीद करना भी बेमानी थी, क्योंकि हमारी 18 जो नीतियां लॉन्च हुई हैं, वो सभी इंडस्ट्री फ्रेंडली नीतियां हैं और जिनका की एक समावेशी स्तर पर प्रदेश का विकास हो सकेगा। जहां तक बजट के ओवरऑल इम्पैक्ट की बात है, एक बड़ी विचित्र सी बात है, जैसे आप अभी डिस्कस कर रहे थे और हमारे जो जानकार लोग इस पे प्रकाश डाल रहे हैं कि 22,000 रुपए की एक आय करने का हमारा पर कैपिटा इनकम को, नहीं इंडिविजुअली पर कैपिटा इनकम को वो 22,000 करने का प्लान है, जो करीब अभी 12,000 है। लेकिन लोन जो है हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति वो करीबन 50,000 करोड़ पे पहुंच गया है। तो ये जो डिफरेंस है, इसको डिफरेंस को मीट आउट करने के लिए वित्त मंत्री जी ने एक नई चीज की पहल की, जिसके लिए हम लोग बहुत दिन से प्रस्ताव बना रहे थे और इनको भी दिया था। ये जो पहली बार मध्य प्रदेश में सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स फ्लोट करने का जो प्लान है, जिसको कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरह जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, उस पर लिस्ट होगा। अब क्या है कि हम लोग को जो लोन मिलने का सिस्टम है, चाहे हम एडीबी से लें, चाहे वर्ल्ड बैंक से लें, चाहे भारत शासन से लें, उसकी सीमाएं हैं। हमारा डेफिसिट जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए, तो लोन लेना आजकल फैशन में हो गया, हर प्रदेश लोन ले रहा है। व्यापारी उद्योगपति लोन लेता है, चुका नहीं पाता है तो बेचारा एनपी हो जाता है। सरकारें लोन लेती हैं और लेती जा रही हैं, लेकिन उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर ये जो लोन का जो एक सिस्टम बन चुका है, आगे की जनहितैषी कार्यों की यो लोन लेना ही होगा, तो इसके लिए अगर उन्होंने ये बॉन्ड्स लेके आ रहे हैं, तो बॉन्ड से जो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद स्टेट की जो फिजिकल डेफिसिट है कुछ कम हो सकेगा और जो हमारी माली हालत जो प्रदेश की खराब हो चुकी है, उसमें कुछ सुधार होगा। व्यापारी उद्योगपति चिंतित इसलिए है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे पेमेंट्स बहुत डिले हैं, सब्सिडी एक साल से नहीं आती उद्योगपति के खाते में। तो कहीं ना कहीं जो हमारे एलोकेशन सोशल इंजीनियरिंग में हुए हैं, उसका इम्पैक्ट हमको देखने प्राप्त हो रहा है। लेकिन ऑन अ पॉजिटिव नोट अगर हम लोग बात करें, तो प्रदेश एक अपनी विजन लेके चल रहा है और उस विजन में सभी की सहभागिता होगी। हो सकता है कि आने वाले वर्षों में हम लोग 2 ट्रिलियन को भी टच कर सकते हैं। ठीक है हिमांशु जी, देखिए आंकड़े तो आप लोग समझते हैं, सीए समझते हैं, और ऐसे में जो आम लोग हैं वो बहुत सीधा सा सवाल करते हैं। वो कह रहे थे उम्मीद है कि भाई मध्य प्रदेश में पहले ही जो वैट है पेट्रोल डीजल पर वो ज्यादा लिया जाता है बाकी राज्यों के मुकाबले, उसमें कहीं कुछ राहत मिले। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ ने अभी कुछ दिनों पहले ही किया है, प्रति लीटर 1 रुपए की कमी की है। तो ऐसे में एक उम्मीद थी, नया कर नहीं लगाए ठीक है, लेकिन क्या आपने जो बताया कि इससे स्थिति बेहतर होगी प्रदेश की, वो तो ठीक है, लेकिन आम लोगों पर जो महंगाई की मार है उसमें क्या ये जो प्लानिंग है जगदीश देवड़ा जी की, वो भी उसमें कुछ राहत पहुंचाएगी, ऐसा माना जाना चाहिए? और कब तक उम्मीद की जानी चाहिए? ये जो 2047 की बात करते हैं वो, या अभी इस साल ही उसका असर देखने को मिल सकता है जो प्लानिंग है? जैसे आपने कहा संतुलित बजट है, तो सीधे लोग पूछते हैं महंगाई कम होगी क्या? इतनी जल्दी इसका इम्पैक्ट समझ में नहीं आएगा। मार्केट में जो महंगाई होती है उसके बहुत सारे कारण होते हैं, मार्केट ड्रिवन फोर्सेस होती हैं। तो महंगाई तो निस्संदेह बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुकी है, गरीब के लिए घर चलाना मुश्किल है। लेकिन हम जब उसको महंगाई की जो क्षतिपूर्ति है, वो हम उसको विभिन्न योजनाओं के तहत जब पैसा देते हैं, तो एक निम्न वर्ग आय का तो एक गुजारा हो जाता है। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास सबसे ज्यादा पिस रहा है इसमें। और जहां तक वैट की बात है पेट्रोल और डीजल पे, इसको मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी इसमें कोई भी प्रदेश इसमें एक्शन लेगा।
क्योंकि ये हमारे हर प्रदेश का भारत में ये एक बहुत बड़ा ब्रेड एंड बटर है। इसको यदि वो टैक्स कम करेंगे तो सोशल इंजीनियरिंग की जो स्कीम्स है वो ध्वस्त हो जाती है। तो आज हम लोग इस तरह के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, क्योंकि हमें वोटों की राजनीति भी करना है, हमें उनको खुश भी रखना है, लाभ भी देने हैं, अर्थव्यवस्था भी मेंटेन करके चलना है। तो लाडली बहना में अगर 18,000 करोड़ के ऊपर में प्रावधान नहीं किया गया, ये परिचायक है कि कहीं ना कहीं सरकार भी समझ रही है कि इसमें बहुत ज्यादा एक पर मंथ एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और यदि वो एक पेंशन प्लान से लिंक करेंगे तो अगेन वो हम इंश्योरेंस कंपनी से पेंशन प्लानों को लेके आएंगे, उसका प्रीमियम भरेगी सरकार और उसका एक मुश्त फायदा हमारी महिलाओं को प्राप्त हो सकेगा। तो महंगाई की जहां तक आप कह रही हैं, महंगाई तो इसमें कम होती दिखाई नहीं दे रही है। एक और सवाल है हिमांशु जी, चूंकि सीताशरण सूर्यवंशी जी लगातार जुड़े हुए हैं और वो ये बोल रहे थे कि भाई पिछले बजट का भी लगभग 1.5 लाख हजार करोड़ से ऊपर का जो है वो उपयोग नहीं किया सरकार ने। तो इसकी कितनी चिंता होनी चाहिए? क्या वो मद जो कि अब नहीं उपयोग हुई है और ऐसे में ये बढ़ा के बजट पेश करना, तो इसको भी एक सरल शब्दों भाषा में समझें या आम लोग इसे समझना चाहें तो इसका क्या होगा? ये जो अनयूटिलाइज फंड है या जो मार्च के पहले एक समाप्त करना होता है, बजटरी एलोकेशन होते हैं, यदि शासन ने नहीं किया तो फंड वापस से सरकार को चला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि सरकार खुद इतने कर्ज के तले दबी हुई है कि ये जो डेवलपमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो योजनाएं हैं उसके लिए भी उनके पास फंड की और ठेकेदारों को पेमेंट करने का प्रावधान नहीं हो पा रहे हैं। तो बजट जब यूज ही नहीं हो रहा है और पेमेंट ही नहीं हो पा रही है तो बजट को वापस किया जा रहा है, क्योंकि ये एलोकेशन है, डिसबर्समेंट नहीं हुआ है। आपने एलोकेट करके रख लिया लेकिन उसको आगे डिसबर्स नहीं किया। डिसबर्समेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो कागजों पे एलोकेशन किया गया है, डिसबर्समेंट नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करें, उद्योगपतियों की बात करें, आज उद्यमों की हालत आप देख लीजिए कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट सरकार का पूरा मिल रहा है, लेकिन सब्सिडीज जो एक ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट की जाती है, आज सब्सिडी देने का पैसा भी हमारे शासन के पास नहीं है। तो इनको कहीं ना कहीं अपने वित्तीय प्रबंधन को बहुत मेंटेन करके चलना होगा। एक पूरे देश के सारे प्रदेश एक अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं कि हमें सोशल इंजीनियरिंग में महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आनी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके किटी में कितना पैसा है, आपके बजट में कितना प्रावधान है, उसके अनुसार हमें चादर से बाहर अगर हम पैर फैलाएंगे तो ये स्थिति होगी कि कल को हम लोन लेने के लिए हमें डिफिकल्टी होगी और हम लोन कैसे लेंगे, क्योंकि रीपे तो करना ही पड़ेगा। पता नहीं हिमांशु जी, आप ये बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन मजेदार बात यह कि जब भी डिबेट होती है और जब भी विपक्ष ये सवाल उठाता है और पूछता है सत्ता पक्ष से कि भाई आप लोन लिए जा रहे हैं, तो गुंजन जी और गुंजन जी जैसे बाकी प्रवक्ता या जो प्रतिनिधि सरकार के होते हैं बोलते हैं लोन लेना तो अच्छी बात है, हम पटा सकते हैं। लेकिन हिमांशु जी क्या कह रहे हैं? गुंजन जी इस पर प्रकाश डालेंगी? कोई बात आती है, की बात आती तो पीछे बहुत सारा मैथमेटिक्स है। कांग्रेस जब इस तरीके के लाछन लगाती है, आरोप प्रत्यारोप लगाती है कि लोन लिए जा रहे हैं, तो मैं उसे बिल्कुल पूर्ण रूप से उसको इसलिए निराधार बताती हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक बहाना है कि आपको जन कल्याण की योजनाएं नहीं चलानी हो या जन कल्याण तक उन योजनाओं का फायदा न पहुंचाना हो। रही बात ऋण की, तो आज भी आंकड़ों वाइज अगर मैं बता सकती हूँ कि मध्य प्रदेश का जो बजट के साथ अगर आप उसका एक कंपैरिजन देखेंगे तो अभी भी मध्य प्रदेश के पास कैपेसिटी और लोन लेने की मैं सिर्फ हिमांशु जी जुड़े हैं, गुंजन जी हिमांशु जी जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि भाई इतनी बोझ तले दबी है, थोड़ा सा हाँ मतलब आप छोड़ दीजिए सीताशरण जी क्या बोल रहे हैं, उनकी पार्टी क्या बोल रही है, उन्हें मत सुनिए, इन्हें तो सुनिए कि अभी भी मध्य प्रदेश के पास और कैपेसिटी है ऋण लेने की। उस ऋण को चुकता, उस ऋण में लिया हुआ एक पैसा मध्य प्रदेश सरकार ने जन कल्याण में लगाया है, जिसका हिसाब भी दिया है। अभी आपने देखा होगा हमारा रिपोर्ट कार्ड पेश हुआ था, इस एक वर्ष का रिपोर्ट कार्ड भी पेश हुआ है। और जब पिछले बार 2023 में अमित शाह जी आए थे तो हमने 20 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया गया था, जहाँ पे दर्शाया गया था कि जितना ऋण लिया गया है उसकी राशि कहाँ जा रही है। एक तरफ एक आरोप लगाया जाता है कि लाडली बहना योजना का पैसे कैसे दिया जाएगा, तो कैसे देना ये तो सरकार की लायबिलिटी और जिम्मेदारी है, उसको कैसे चुकाना ये भी सरकार की लायबिलिटी और जिम्मेदारी है, जो सरकार बखूबी निभा रही है। जनता के कल्याण की एक भी योजना अगर बंद हो तो जरूर सवाल उठना चाहिए, लेकिन ये योजना
बंद नहीं होती, अपितु नई नई योजनाएं हम चालू करते हैं, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं, धरातल पे पहुंचाते हैं। लाडली बहना का भी जो प्रावधान अभी आपने देखा 18,000 करोड़ के आसपास का जो बजट एलोकेशन हुआ, आपने देखा कृषि क्षेत्र में हमारा जो एलोकेशन हुआ है वो भी 40,000 करोड़ के आसपास का हुआ है। तो अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर लूं तो 1 लाख किलोमीटर की सड़कों के निर्माण का इसमें प्रावधान किया गया है, 500 से ज्यादा रेलवे ब्रिज का प्रावधान किया गया है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि ये वो सरकार है जो विकास भी करती है, जो अपनी विरासत को भी संभालती है, अपनी संस्कार, संस्कृति और सनातन पे भी ध्यान देती है। आप देखिए जिस तरीके से कृष्ण पार्टी के लिए 10 करोड़ के बजट की बात हुई, कुंभ के लिए बात हुई, अन्य ऐसे कई सनातन संबंधित जो जितनी भी योजनाएं हैं उसके लिए भी बजट अलग से एलोकेशन हुआ है। तो हम विरासत को भी संभालते हैं सोमल जी, और हम विकास को भी बढ़ाते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन ये है कि विरासत और विकास दोनों साथ साथ चलें, लेकिन वो धरातल पर भी दिखें, जैसे लैप्स हुआ और कागजों पे न रह जाएं, वो स्थिति नहीं बननी चाहिए। लेकिन मैं सीता शरण जी आपसे जरूर समझना चाहूंगी कि भाई 22 नए ITI खोलने की बात की है इन्होंने, अभी आप शिक्षा पर सवाल कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की बात कही है। तो विकास जो एक निरंतर प्रक्रिया है, धीरे धीरे ही होता है। एकदम आप सोचे कि ओवर द नाइट कुछ हो जाए तो वो संभव नहीं है। अब 70 साल आपने भी शासन किया देश में, तो कितना कुछ बदला। तो ऐसे में गुंजन जी पूछती हैं कि भाई 15 महीने में आप चाहते तो बहुत कुछ कर देते, पर आपने किया नहीं वो। तो ये आपसे समझना है कि इससे तो खुश हैं कि बच्चों को बेहतर एजुकेशन के नाम पर मध्य प्रदेश में कुछ मिलने जा रहा है। 10,000 करोड़ प्लस पिछला बजट था। जो पिछला बजट था उसमें 5,000 करोड़ प्लस ही ये खर्च कर पाए। अब शिक्षा की जहां तक बात करते हैं तो जब इसमें 53% ही केवल शिक्षा पर खर्च हुआ है पिछला बजट, और 10,000 करोड़ प्लस अभी भी शिक्षा के लिए माननीय देवड़ा जी ने अभी घोषित किया है। और मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं, ये 39 की जो बात हो रही है, अभी 250 इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, वो कैसे चालू होंगी। अब जो आदरणीय टीए साहब ने जो कहा, चैम्बर ऑफ जो आदरणीय जी ने कहा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कि हाँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जी ने जो कहा कि कर्ज तरह दब गया। अरे 65 किलो गोल्ड अभी जब्त हुआ, 325 करोड़ उससे जब्त हुआ एक कांस्टेबल से। तो ये बड़े बड़े रसूखदारों को बचाने में क्यों किया? जो आपका माइनिंग है, आपका ITO है, आपका आबकारी विभाग है, एक एक चपड़ासी कई सौ करोड़ का मालिक है भाई। इन पर आरोप है, शिक्षा पर भी आरोप आदरणीय। तो क्या है कि शिक्षा का जो है ना, कि जो अभी क्या गीता भवन बनाएंगे, कृष्ण भगवान के जहाँ जहाँ चरण पड़े हैं, देवलोक देवी लोक नाना प्रकार के बनाएंगे, बनाइए भाई, हम धर्म के साथ हैं। लेकिन जो 33,000 जो स्कूल बंद हो गए मध्य प्रदेश के, वो शिक्षा के मंदिरों का क्या होगा? उसके लिए कुछ सोचा क्या? जी ठीक है, चलिए। तो ये सवाल आप छोड़ रहे हैं, इसी सवाल के साथ अब चूंकि वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन